हिम समाचार की तरफ से आज के हेल्थ टॉपिक में हम कवर करेंगे आयुर्वेदिक और लाइफस्टाइल। हमारे साथ पैनल में बैठे हैं डॉक्टर विभोर शर्मा और डॉक्टर जेपी कुलेरिया। डॉक्टर साहब, आपका हिम समाचार में स्वागत है। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब यहाँ पे अपना एक हॉस्पिटल चला रहे हैं, हिमाचल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हिमवेदा के नाम से, जहाँ पे ये आयुर्वेदिक सर्विसेज और अलग अलग तरह की थेरेपीज धर्मशाला में फॉरेनर्स को भी और इंडियंस को और लोकल लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम चाहते हैं कि आप हमारे ऑडियंस के लिए अपने इंट्रोडक्शन खुद दें, तो हम स्टार्ट करते हैं डॉक्टर विभोर शर्मा से। सर, आपने एमडी किया है आयुर्वेदा में, तो आपका स्पेशलाइजेशन कौन सी फील्ड में है? आई एम स्पेशलाइज्ड इन शलाक्य तंत्र, ओके, जो कि आप मान सकते हैं आयुर्वेदिक ईयर नोज एंड थ्रोट डिसऑर्डर्स, गला नाक और कान रोग। बेसिकली ईएनटी ब्रांच हो गया। ईएनटी ब्रांच से एमडी हूँ फ्रॉम आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला। ओके, आपने अपना एमडी पपरोला कॉलेज से जी। किया है। और डॉक्टर जेपी गुलेरिया, आप भी अपने बारे में बताएं। हाँ जी, मेरा एमडी जो है वो रसशास्त्र ब्रांच है एक आयुर्वेद की, जिसमें कि आयुर्वेदिक मेडिसिन एज वेल एज विद फार्मास्यूटिक्स डील करते हैं। फार्मास्यूटिक्स के साथ डील करते हैं। तो डॉक्टर साहब, हमारी कुछ क्वेरीज हैं जो कि अक्सर लोगों के माइंड में आता है आयुर्वेदा को लेकर के, कि आयुर्वेदा एक लाइफस्टाइल है, एक ट्रीटमेंट नहीं है। क्योंकि आयुर्वेदा में जो ट्रीटमेंट्स है, ऐसा लोगों का जम्पशंस है कि आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट बहुत धीमे तरीके से होता है, बहुत स्लोली उसका ट्रीटमेंट होता है। तो पहले आप ये बताएं कि आयुर्वेदा एक्चुअल में है क्या? जी, आयुर्वेदा लगभग 5000 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है, जिसका कि ओरिजिन भारत में, नॉर्थ इंडिया में, यही हिमालयाज में हुआ। So Ayurveda is made up of two words, Ayu plus Veda. ओके, Ayu means life and Veda means knowledge. So it is basically knowledge of life. So हम कह सकते हैं कि it's not only a medical treatise. ये केवल एक चिकित्सा शास्त्र या चिकित्सा ग्रंथ नहीं है, बल्कि इट इज अ कंप्लीट साइंस ऑफ लाइफ, हाउ टू लिव बेटर। हम अपना जीवन एक बेहतर तरीके से कैसे जी सकते हैं। तो आयुर्वेदा टॉक्स अबाउट दैट। सो इफ वी टॉक अबाउट डेफिनेशन ऑफ आयुर्वेदा, सो आयुर्वेदा इज स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। इसे आपको हिंदी में समझाना पड़ेगा सर, यह इंग्लिश में। तो आयुर्वेदा बात करता है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम की, टू मेंटेन हेल्थ इन अ ऑलरेडी हेल्दी इंडिविजुअल। एंड द सेकंड पार्ट इज आतुरस्य विकार प्रशमनम च, टू क्योर द डिजीज इन अ डिजीज्ड पर्सन। तो दो प्रयोजनम है आयुर्वेद के, या टू एम्स, टू मेंटेन हेल्थ एंड टू क्योर डिजीजेस। ओके, या डॉक्टर गुलेरिया, आप यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और ऐड करें कि और जो ब्रांचेस हैं ट्रीटमेंट की, जैसे होम्योपैथिक हो गया, एलोपैथिक हो गया, उनमें और आयुर्वेदा की ट्रीटमेंट की अप्रोच में डिफरेंस क्या है? हाउ इट ट्रीट्स द पेशेंट, वेयर एज हाउ द अदर ब्रांचेस दे ट्रीट द पेशेंट्स? हाँ जी, इसमें ऐसा है कि जैसे अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, तो उसमें यहाँ पर पहले बात की जाती है प्रिवेंटिव हेल्थ की। ओके, तो यहाँ पर पहले आयुर्वेद में प्रिवेंटिव हेल्थ की बात की है, सेकंड पार्ट इज क्यूरेटिव। अदरवाइज इन अदर फील्ड्स आप देखें तो पहले क्यूरेटिव की बात की जाती है। प्रिवेंटिव मेडिसिन अभी रिसेंटली बहुत सारी पैथीज में अभी ऐड हुई है। दैट मीन्स कि आयुर्वेद की अप्रोच जो है स्टार्टिंग से डिफरेंट रही है, प्रिवेंटिव की बात की है। सेकंड, इसमें उन्होंने बात की है स्वस्थ, one who is स्वस्थ, which is स्वतिष्ठति इति स्वस्थ, means one who is established in the self, ओके, means who is आत्म स्थित। so आत्म स्थित जो है वो स्वस्थ है। so इसमें उन्होंने फिजिकल, मेंटल एंड एज वेल एज स्पिरिचुअल लेवल। सो आयुर्वेद में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अभी कि ये अकेला मेडिकल सिस्टम नहीं है। मेडिकल के अलावा दे टॉक अबाउट मीन्स जो आप बता रहे हैं स्पिरिचुअल।
हाँ जी, स्पिरिचुअल मतलब कि वो सारे एस्पेक्ट्स कवर किए हैं मतलब लाइफ इसमें। में सभी एस्पेक्ट्स को कवर करता इसमें है। हमारे टेक्स्ट में ही देखें तो इसमें जहाँ पर मेडिकल एस्पेक्ट्स की बात की है, उससे ज्यादा जो है वो डिफरेंट अदर एस्पेक्ट्स हैव आल्सो बीन कवर्ड। लेकिन सर जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि इसमें पहले प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं उसके बाद ट्रीटमेंट किया जाता है, वेयर एज इन अदर ब्रांचेस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट पहले उसका क्योर किया जाता है, डिजीज को पहले एड्रेस करते हैं, देन आफ्टर दैट दे टॉक अबाउट द प्रिवेंटिव थिंग्स। बट अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है और उसे इमीडिएटली कोई प्रॉब्लम हुई है, ही इज कमिंग फॉर सम एलमेंट का ट्रीटमेंट करवाने के लिए वो आपके पास आता है, तो आप लोग उसे किस तरीके से एड्रेस करते हैं? क्योंकि उसका प्रिवेंटिव उसने मेजर्स नहीं लिए, इसी वजह से शायद उसको वो डिजीज या वो प्रॉब्लम एलमेंट अराइज हुई है, लेकिन अब वो प्रॉब्लम तो आ गई है लाइफ में, इसलिए वो आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आएगा। तो जब वो आपके पास पहले ट्रीटमेंट के लिए आएगा तो वो पहले ये एक्सपेक्ट करेगा कि पहले मुझे आप क्योर कीजिए और प्रिवेंटिव मेजर्स या मेरे बाकी ज्ञान जो है वो आप मुझे बाद में दीजिए। ये बात थोड़ी सी अलग है, जैसे कि वी से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। राइट। जब कोई बीमार होके आए तो जाहिर सी बात है कि वी हैव टू ट्रीट हिम। तो आयुर्वेद के पास ढेर सारी चीजें हैं, ढेर सारी मेडिसिन हैं, ढेर सारे तरीके हैं टू ट्रीट अ डिजीज, लेकिन प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हम बात करते हैं कि कुछ ऐसी लाइफस्टाइल अपनाई जाए, खान पान हमारा ऐसा हो, सोच ऐसी हो कि रोग आने ही ना पाए, बिकॉज इट इज वेरी इजी टू प्रिवेंट अ डिजीज। रोग को आने ना देना बहुत आसान है। एक बार रोग आ गया तो उसकी चिकित्सा फिर मुश्किल होती है, वो मुश्किल स्टेप है एक। इसलिए हमेशा हम ये मैसेज देते हैं लोगों को कि रोग को आने ही ना दिया जाए। और यदि रोग आ गया तो आप उसे ट्रीट किस तरह करते हैं? उसे ट्रीट करेंगे वो तो रोग और रोगी के हिसाब से। तो आयुर्वेदा में क्या ट्रीटमेंट्स रहते हैं, मतलब उनकी थेरेपीज आपकी किस किस तरह की है? अदरवाइज जैसे डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, दिस इज अ वेरी बिग इशू। इतना सारा फार्मास्यूटिकल लॉबी है, nobody will want that this preventive health should be प्रिवेंटिव हेल्थ means केयर talk about। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर जो है बहुत स्ट्रगल कर रहा है आज की डेट में, बिकॉज एक पूरी फार्मास्यूटिकल लॉबी है जिनका धंधा चलेगा नहीं। इफ पीपल डोंट फॉल सिक so they are not going to earn their bread and butter, so they always like people to fall sick। और ये जो फार्मास्यूटिकल लॉबी है ये डिपेंडेंट अदर ब्रांचेस पे है, लाइक एलोपैथिक पे, और इवन आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल्स भी हैं। अच्छा। तो सरकार पे हमेशा प्रेशर रहता है कि वो क्यूरेटिव हेल्थ केयर पे ज़्यादा जोर दे, और जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है वो हमेशा निगलेक्टेड रहता है सोसाइटी में। तो इट्स अ वेरी बिग चैलेंज। उसके अलावा डॉक्टर साहब जैसे इश्यूज आते हैं सर्जरी, क्या ये आयुर्वेदा का पार्ट है? हाँ जी बिल्कुल। लेकिन लोगों को ये एक मिसकंसेप्शन कह लीजिए या एक भ्रम है कि शायद आयुर्वेदा जो है वो सर्जरी या फर्स्ट एड या इस टाइप के ट्रीटमेंट्स नहीं कवर करता, इसके लिए एलोपैथिक सपोर्ट लेना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल कवर करता है ये जी। देखिए, शुरुआत में आयुर्वेदिक सर्जरी बहुत आगे थी, लेकिन आज की डेट में आप कह सकते हैं कि जो एलोपैथिक सर्जरी है वो आगे है, बिकॉज दे हैव द लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंटेशंस, लेटेस्ट टेक्निक्स एंड वेल ट्रेन्ड सर्जन्स। और आयुर्वेदिक जो है वो क्रोनिक डिजीजेस की तरफ ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं, क्रोनिक डिजीजेस विद मेडिसिन्स। आयुर्वेदिक सर्जरी जैसे क्षार सूत्र सर्जरी जो हम लोग भी करते हैं, दैट इज हॉलमार्क ऑफ आयुर्वेदा, जो आज की डेट में वो मेनली होती है एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स में, जैसे कि बवासीर, अर्श, भगंदर, आपने सुना ही होगा। इन रोगों के लिए आयुर्वेदिक क्षार सूत्र सर्जरी है। अच्छा। जो कि आज की डेट में भी वेस्टर्न सर्जरी से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देती है। अदरवाइज वी कैन से कि वेस्टर्न सर्जरी जो है वो आज की डेट में आगे है, और मेडिसिन के मामले में आयुर्वेदिक मेडिसिन बेटर है। हाँ जी। तो इसमें थेरेपीज कौन कौन सी आप अडॉप्ट करते हैं? हाँ जी, देखिए, मान लीजिए पेशेंट आया हमारे पास जी, तो अगर वो रोग उसका नया है, इट्स फ्रेश डिजीज या एक्यूट डिजीज है या ज़्यादा पुराना रोग नहीं है, तो केवल मात्र औषधें, ओनली मेडिसिन विल सॉल्व द पर्पस। अब मान लीजिए और डिजीज इज ओल्ड, जैसे हम क्रोनिक या धातुगत रोग कह सकते हैं, जो बहुत डीप
सीटेड रोग है, बहुत पुराना है, या जो आसानी से ठीक नहीं हो रहा, तो उसमें हमें कई बार अन्य तकनीकों का सहारा लेना पड़ता है, जैसे कि पंचकर्म पद्धति। ओके। सो पंचकर्मा पद्धति का सहारा लेके वैसे रोगों का इलाज किया जाता है। पंचकर्मा आजकल काफी फेमस हुआ है, लोगों ने काफी पंचकर्मा सेंटर्स, इंस्टीट्यूट्स खोले हैं और पॉपुलर भी बहुत है, फॉरेनर्स बहुत इस चीज में इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन ये पंचकर्मा है क्या? पंचकर्मा देखिए, पंच मीन्स 5 और कर्मा मीन्स प्रोसीजर्स। पंचकर्मा एक 5 अलग अलग प्रोसीजर्स का कॉम्बिनेशन है। ओके। तो जरूरी नहीं कि एक रोगी में हम पांचों के पांचों करें, हम चूज करते हैं कि किस रोगी को पांचों में से कौन सा प्रोसीजर सबसे अच्छा सूट करेगा। तो इसमें पहला कर्म आता है वमन। वमन मीन्स फोर्सफुल वॉमिटिंग्स करवाई जाती हैं इसमें। अच्छा। फिर विरेचन, जिसमें कि फोर्सफुल परगेशन या दस्त लगवाए जाते हैं। फिर नस्यम। नस्यम मतलब कि नाक में कुछ औषधीय तेल डाले जाते हैं, जो कि बेसिकली आपका शिरो रोगों में बेसिकली नस्यम करवाते हैं। उसके बाद अनुवासन और स्थापन बस्ती। बस्ती मीन्स एनीमा, जो गुदा मार्ग से औषध प्रवेश कराई जाती है। तो ये 5 प्रोसीजर्स हैं जिन्हें पंचकर्म नाम दिया गया है। तो बेसिकली दे आर क्लेंजिंग प्रोसीजर्स। क्लेंजिंग मीन्स शोधन। आयुर्वेद में 2 प्रकार की चिकित्साएं बताई गई हैं, शोधन और शमन। सिंपल अगर हम मेडिसिन दे रहे हैं दैट इज शमन चिकित्सा जी, और अगर पंचकर्म करा रहे हैं तो वो दैट इज शोधन चिकित्सा। मतलब 2 ब्रांचेस हो गई, एक मेडिसिन का और एक पंचकर्म का। तो अगर सिंपल सा रोग है, नया रोग है तो शमन चिकित्सा, पुराना रोग हो गया तो शोधन चिकित्सा। और पंचकर्म से शरीर शुद्धि होने के बाद फिर से हम मेडिसिन पे ही आते हैं। पर उस वक्त मेडिसिन फिर ज्यादा अच्छा असर दिखाती है क्योंकि बॉडी इज प्योर आफ्टर पंचकर्म। डॉक्टर साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक लॉबी है फार्मास्यूटिकल्स की, आयुर्वेदिक एक चैलेंज है, आयुर्वेदिक के लिए चैलेंज है अदर ब्रांचेस लाइक होम्योपैथिक या फिर होम्योपैथिक या फिर एलोपैथिक या सर्जरी। इन सब चैलेंजेस के होने के बावजूद आपने धर्मशाला में एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल एस्टैब्लिश किया है, और ये डिसीजन आपने क्यों लिया? किस तरीके से आपको लगा कि यहाँ पे आप क्या कंट्रीब्यूट कर पाएंगे? बिल्कुल, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद प्रैक्टिस के लिए धर्मशाला बहुत ही आइडियल प्लेस है, एक बहुत अनुकूल जगह। किस लिए? बिकॉज इट इज़ एन अमालगम ऑफ मेनी कल्चर्स। अब हमारे पास ही देखिए, दुनिया के हर कोने से पेशेंट्स आते हैं। मोरोवर people here are very well educated. Dharamshala being a district headquarter. So why well educated? Because Ayurveda is not only a treatment principle, it's a way of life. So one who is health conscious, जो health conscious है, केवल वही आयुर्वेद की तरफ आना चाहेगा, वही आएगा और उसी में हमें सक्सेस मिलती है। क्योंकि आयुर्वेद ये नहीं है कि आप आए, मैंने आपको दवाई दे दी, आपको घर भेज दिया, आपने दवाई खाई और ठीक हुए नहीं हुए पता नहीं। आयुर्वेद इज कि आप मेरे पास आए, मैंने आपको पूरा एनालिसिस किया, फिर दवाई दी, कुछ बातें समझाई लाइफस्टाइल में जो अपनानी है, और आपने दवाई भी खाई और वो लाइफस्टाइल भी अपनाया। लाइफस्टाइल इज इटसेल्फ अ मेडिसिन। आहार, फूड इज अ मेडिसिन। आहार को महाभैषज्यम बोला है आयुर्वेद में। महाभैषज्यम, महा मीन्स द बेस्ट, भैषज्यम मीन्स मेडिसिन। फूड इज द बेस्ट मेडिसिन। तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग एंड व्हाट यू शुड नॉट ईट। तो ये कॉन्शियस वही होगा जिसको हेल्थ का फिक्र है, जिसका ध्यान ही इसमें है कि जी मैंने अब काम में जाना है, मेरी सैलरी कट जाएगी, है ना, या रात को जागना है, या स्मोकिंग करनी है, या ड्रिंकिंग। हेल्थ का फिक्र नहीं है कि जी चलो मैं स्मोकिंग भी कर लूँगा, ड्रिंकिंग भी, मैं रात को भी जाग लूँगा, मैं फास्ट फूड भी खा लूँगा, फिर मैं बीमार पड़ गया तो मैं एक गोली खा लूँगा या इंजेक्शन लगवा लूँगा, मैं ठीक हो जाऊँगा।
उसमें आयुर्वेद नहीं चलेगा फिर ऐसे माइंडसेट में। हमें चाहिए एक ऐसा रोगी या ऐसा व्यक्तित्व जो कॉन्शियस हो, अवेयर हो अपने हेल्थ के बारे में, फिर हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो जिस तरीके से आप लोगों के पास अलग अलग पेशेंट्स आते हैं, हाँ जी, हाँ जी। आपको उन्हें ये सब चीज़ों के लिए तैयार करने में कितनी चैलेंजेस आते हैं, कितनी डिफ़िकल्टीज आती हैं कि वो इस ट्रीटमेंट को अडॉप्ट करें, ऐसी थेरेपीज़ को अडॉप्ट करें, प्रोसीजर्स को करें और अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, क्योंकि एकदम तो कोई अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर सकता, पुरानी हैबिट्स होती हैं। तो इसमें आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं ट्रीटमेंट के दौरान? डॉक्टर गुलेरिया, आप थोड़ा बताएं। इसके लिए जैसे देखिए कुछ लोग आते हैं हमारे पास, तो उन्हें हम सीधे ये भी कह देते हैं कई बार कि आप जो है नेट पर पढ़िए, हमारी साइट पर कुछ एक इन्फॉर्मेशन रहती है तो उसके बारे में पढ़िए। तो लाइक कुछ क्वेरीज हमारे पास जैसे पंचकर्म की आई वस्ती ट्रीटमेंट के लिए, तो हमने उन्हें कहा कि आप वस्ती के बारे में थोड़ा सा पढ़िए ताकि वो पहले से माइंड प्रिपेयर हो, तो फिर हमें मज़ा आता है उस काम में, क्योंकि दे शुड ऑल्सो नो व्हाट दे आर गोइंग टू हैव। सो इसके लिए ऐसा रहता है। और सेकेंडली ये लाइफस्टाइल अपनाने में मुश्किल ज़रूर आती है। जैसे कि लाइफस्टाइल में देख लें हम, तो जिसमें डेली रिजीम की बात करें अगर, तो उसमें बताया जैसे ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठने के लिए, उठने का समय, तो वैसे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग देखें तो एनीथिंग विच इज़ लास्ट दैट इज़ वाता टाइम। वात 3 दोषों की बात की है, तो वात जिसे हम वायु कहते हैं नॉर्मली, तो वायु का समय होता है लास्ट। सो मॉर्निंग टाइम में उस टाइम में उठने को कहा है, क्योंकि वो दैट इज़ वेरी एक्टिव, एक्टिविटीज वायु। सो उस टाइम में उठने को कहा है। ये तो सनराइज से पहले का टाइम है? हाँ जी, हाँ जी, ये समय है सनराइज से पहले का। सनराइज से मतलब कि आप कह लें कि 5:30-6 बजे से पहले पहले। और जैसे समर्स में सनराइज का टाइम चेंज हो जाता है? हाँ जी, शिफ्ट हो जाएगा फिर मतलब कह लें आपकी 5 बजे से पहले। मतलब सनराइज से आप ये कह हाँ जी, सकते हैं सनराइज एक से घंटा पहले। हाँ जी, आधा घंटा 1 घंटा पहले, 1 घंटा पहले सनराइज से पहले। मतलब कि जिस टाइम आप कहें कि रात जो है अपने लास्ट चरण में है, अंधेरा है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा है, वो कोई भी टाइम हो, सर्दियों का या गर्मियों का, थोड़ा थोड़ा अंधेरा है, उस टाइम उठ जाना चाहिए। उस टाइम उठ के जो है एक्टिव रहता है माइंड, दिन में एक्टिविटी ज़्यादा रहती है, फिर वो उठता है उसमें, और उस दौरान ही सुबह सुबह अपने शौच वगैरह से निवृत्त होकर वो उसके बाद नेक्स्ट इज कि अपना दंत धावन करेगा। जो व्यक्ति है दंत धावन करे, मतलब लाइक नीम या डिफरेंट 6 तरह की बताई हैं औषधियाँ, मतलब जिससे वो दंत धावन करे। सो वो दंत धावन के बाद कवल, जिसे हम गागल्स कहते हैं, गागल्स कर सकते हैं। उसके बाद मालिश कर सकते हैं, तेल मालिश, लाइक सरसों के तेल से या तिल के तेल से। तेल मालिश के बाद स्नान करते समय फिर एक बात का ये ध्यान रखना चाहिए कि गर्म पानी सिर पे ना डालें कभी। अच्छा। गर्म पानी मतलब कि कोई भी यूज़ ना करे कभी भी, एक्सेप्ट कि किसी को सर्दी जुकाम है, वो छोड़ के, तो उसमें गुनगुना पानी ज़रूर यूज़ करना चाहिए सर्दी जुकाम है तो, अदरवाइज गर्म पानी ना यूज़ करें। लेकिन जैसा धर्मशाला का एनवायरनमेंट है, यहाँ पे तो गर्म पानी के बिना कोई नहा नहीं सकता। नहीं, काफी गर्म से मतलब है कि तेज गर्म, जिसे कोसा गर्म या सुखोषण कहते हैं, वो यूज किया जा सकता है। सुखोषण किया जा सकता है, बस तेज गर्म ना डालें कभी, सिर पे नहीं डालना चाहिए, सिर पे नहीं डालना। सिर पे नहीं डालना। उसके किस तरह के नुकसान होते हैं? उसके नुकसान इस तरह के होंगे कि जितने हमारी सेंसेस हैं, सारे सेंस ऑर्गन्स यहीं पर हैं, हेड के आसपास, इसी रीजन में वो सारी सेंसेस वीक होंगी उससे, तो कोई रेगुलर यूज करेगा तो। जैसे आंखों की लाइट जल्दी जा सकती है, स्मेल प्रॉब्लम, टेस्ट, कानों में प्रॉब्लम, जल्दी ये स्टार्ट हो सकता है सब कुछ, और इवन की मेमोरी में भी फर्क पड़ जाता है इससे। सो ये ना करें। सेकंड, इसके नहाने के बाद जो है वो हल्का सा ऑयल, कोई भी जो है तिल तेल और सरसों का तेल, ये जो है हल्का सा लेकर नाक में लगाया जा सकता है, दोनों तरफ ये लगा सकते हैं। उसके बाद अपना जो ब्रेकफास्ट करके, और नेक्स्ट जो है वो भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ कि लाइक व्यवसाय में, बिजनेस में हमारी डीलिंग किस तरह की होनी चाहिए।
इवन बच्चों से ही स्टार्ट कर दिया है। वो तो यही हम बात कर रहे थे कि इट इज़ नॉट ओनली अ मेडिकल ट्रीटीज, सो इट इज़ अ फिलॉसफी। सो लाइक बच्चों में ही स्टार्ट कर दिया कि बच्चों के जन्म के बाद उनका प्राशन संस्कार की बात की है कि उसे चटाना है, किस तरह से चटाना है। सेकंड जिसे हम मुंडन कहते हैं वो बताया, या यज्ञोपवीत जिन्हें उदाहरण करते हैं वो बताया, डिफरेंट संस्कार बताए हैं। उसके बाद लाइक प्रसूता स्त्री को, जो गर्भधारण के बाद प्रसूता स्त्री को किस तरह से अपना व्यवहार रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की हैं वो। बट विद द टाइम मेडिसिन एंड ये सब कुछ हमने पकड़ लिया, बट ये जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं सारे छोड़ दिए। तो ये अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि ये सब चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं धीरे धीरे। लेकिन अगर इस पूरे जिस तरीके से डॉक्टर साहब बता रहे हैं और ये एक लगता है कि बहुत बड़ा लिटरेचर है, अगर इस पूरे लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना हो तो किस तरीके से, अगर उन्होंने ब्रश करने के ही 6 तरीके बताए, 6 तरीके की दातुन होती है, या फिर किस तरीके से स्नान करना चाहिए, तो अभी शुरुआत है दिन की। इसके बाद रात को सोते सोते समय तक तो बहुत सारी क्रियाएं इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। तो अगर हम लोग ये देखें कि कोई भी व्यक्ति जो है वो ये सब चीज़ों के बारे में जानना चाहता है, तो ये किस तरीके से इन सब चीज़ों के बारे में जान पाएगा कि वो एक बेटर आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सके? आजकल सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, जैसे कि हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। जो भी हमारे पास आते हैं हम उनको एजुकेट करते हैं, बिकॉज एजुकेशन इज़ द फोरमोस्ट थिंग। हमारे पास कोई रोगी भी आते हैं तो एजुकेशन, हम हमेशा एजुकेट करते हैं उनको कि क्या लाइफस्टाइल फॉलो करें कि रोग जल्दी ठीक हो जाए और दोबारा से ना हो। केवल हमारा स्ट्रेस जो है वो डिजीज ठीक करने पर ही नहीं रहता हमेशा। तो ये अपने आप में एक चैलेंज है, एजुकेट करना लोगों को। और दूसरा ये देखा है कि ये जो चीज़ है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, किसी के पास भी इतना समय नहीं है कि सुबह सब कुछ कर सके। बट यूजुअली हमने ये पाया है कि ऐसा करने से, थोड़ा टाइम अपने पर लगाने से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसमें आपका वक्त जरूर लगेगा, कोई सोचेगा कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप टाइम उधर लगाएंगे लेकिन अल्टीमेटली योर प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज। तो आयुर्वेदिक से और किस तरह के डिजीज को कवर किया जा सकता है? जैसे आजकल डायबिटीज बहुत ज़्यादा लोगों को हो रही है, अपना हार्ट डिजीज बहुत लोगों को हो रही है, ओबेसिटी एक प्रॉब्लम है। तो आपके पास किस तरह की डिजीज आती हैं और आप किन तरीके की डिजीज का आसानी से ट्रीटमेंट कर लेते हैं? हर तरह के मरीज आते हैं। बेसिकली क्रोनिक पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं, थक हार के, हर जगह से धक्के खा के। हमारे पास ही नहीं, किसी भी आयुर्वेद चिकित्सक के पास या किसी भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में यही सिचुएशन है कि जब कहीं भी इलाज नहीं हो सकता किसी भी अन्य चिकित्सा पद्धति में, देन पीपल टर्न टू आयुर्वेद। क्योंकि कुछ ऐसी चिकित्सा है। मेन बात ये है कि आयुर्वेद इज अ होलिस्टिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। होलिस्टिक समझें तो होल मीन्स कंप्लीट। तो हम केवल मात्र रोग की चिकित्सा नहीं करते कि ये पेशेंट कम्स टू अस वी ट्रीट हिम, नो, हम संपूर्ण रोगी की चिकित्सा करते हैं। से पेट का रोग लेके कोई आया तो जरूरी नहीं कि उसका रोग पेट में ही है, उसका रोग माइंड में भी हो सकता है, इज नोन एज अ साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। तो हम संपूर्ण चिकित्सा करते हैं, दैट वाई दिस इज अ होलिस्टिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो जो औषधियां होती हैं वो भी संपूर्ण औषधियां होती हैं। संपूर्ण मीन्स जैसे किसी औषधि का लिखा है जी लीव्स यूज करने हैं तो हम लीव्स यूज करते हैं, किसी औषधि का लिखा है रूट्स यूज करनी है तो वी यूज द रूट्स, फ्रूट्स यूज करने हैं तो फ्रूट्स यूज करते हैं। जबकि दूसरे सिस्टम्स में क्या होता है कि फ्रूट ले लो या लीफ ले लो, उसमें से एक्टिव प्रिंसिपल निकाल लो और उस एक्टिव प्रिंसिपल का यूज करो, जिसे एक्सट्रैक्ट कहते हैं। तो लेबोरेटरी में एक्टिव प्रिंसिपल बनाया, उस एक्टिव प्रिंसिपल का यूज किया, तो उस एक्टिव प्रिंसिपल ने आपका रोग ठीक कर दिया, लेकिन साथ ही कुछ और रोग पैदा कर दिया, विच इज नोन एज साइड इफेक्ट। ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि हमारा शरीर जो है पंच भौतिक है, इट इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल।
ये 5 एलिमेंट्स हैं जिससे शरीर बना है, और इन्हीं 5 एलिमेंट्स से सारी औषधियाँ बनी हैं। तो रूल ये है कि पंचभौतिक औषधियों से पंचभौतिक शरीर की चिकित्सा करो, सिंपल। लेकिन जो एक्टिव प्रिंसिपल्स लेबोरेटरी में बन रहे हैं उनमें वो 5 एलिमेंट्स या पंचभौतिक है नहीं, तो इसलिए जब उससे चिकित्सा करेंगे तो साइड इफेक्ट्स आने ही आने हैं। जबकि आयुर्वेद से अगर एक कुशल चिकित्सक के निरीक्षण में चिकित्सा की जाए तो साइड इफेक्ट्स नहीं है या बहुत कम है। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो अन्य या मॉडर्न मेडिसिन से ठीक नहीं हो पाते, वो आयुर्वेद से ठीक हो जाते हैं। काफी क्रोनिक डिजीज ऐसी हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या आप ह्यूमन बॉडी को या ह्यूमन माइंड को कुछ कैटेगरीज में आयुर्वेदा डिवाइड करती है, ताकि कोई भी एक इंडिविजुअल है, कोई पर्सन है, वो ये जान सके कि मैं किस कैटेगरी में फॉल करता हूँ और मुझे किस तरीके का अपने आप को लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए, आयुर्वेदिक स्टाइल? हाँ जी, बिल्कुल। इसे हम बोलते हैं दोषिक प्रकृति। दोष के बारे में इन्होंने बात की थी बीच में। हाँ जी, वो हम जानना चाह रहे थे। प्रकृति निर्धारण, हर व्यक्ति जो है उसकी एक प्रकृति होती है जन्म से। तो वो किन्हीं 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, वातज, पित्तज या कफज। जो 3 दोष बताए गए हैं आयुर्वेद में, वायु, पित्त और कफ। तो हमारी प्रकृति भी इन 3 के मेल से ही बनी है। लेकिन अगर खुद देखना हो कि हमारी प्रकृति कौन सी है, तो वह कैसे पता चलेगा? बिल्कुल। तो इसमें भी एक बात ये आती है कि नोबडी इज प्योरली वात, नोबडी इज प्योरली पित्त, एवरीवन इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल द 3। ओके। तीनों दोषों का समावेश होता है हर एक में। और जब तीनों दोष मिलते हैं तभी हेल्थ आती है, तभी सिस्टम हमारा चलता है। So all the 3 doshas are present in our system at a time. But देखना ये होता है which one is dominant, किस व्यक्ति में कौन सा ज्यादा है, तो वो निर्धारण किया जाता है। जैसे मान लीजिए वात दोष ले लें, तो वात is the dynamics of motion in the body as well as the mind। क्यों वायु बाहर के जगत में देख लें तो वायु, एयर is always moving, so it's motion। so वायु वाला व्यक्तित्व जो होता है, if we talk of the physical aspect, तो very lean and thin। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत पतला है और कमजोर है थोड़ा, वो मोटा नहीं होगा। वायु वाला very lean and thin, and either very tall or very short। Okay। Taller than the general population or shorter than the general population। So he falls in a Vatic constitution, body constitution। Plus if you see him walking, he'll walk very fast, short fast steps। चाल जो होगी बहुत तेज। Similarly the mind, जो mind होगा उनका बहुत तेज चलेगा। thinking all the time। कहीं भी रेस्ट नहीं है माइंड में। तो वो जो थिंकिंग है, that makes them creative। Vatic minds are very creative minds। Only one who thinks a lot can create something। So Vatic minds are very creative। They are usually, writers, authors, poets, creating, always creating। And if they are in balance, only then they can create। ये भी बात है, वो दोष जो है बैलेंस में भी हो सकता है और इम्बैलेंस्ड भी। So Vatic personality can be balanced or imbalanced। तो अगर वो बैलेंस में है तो वात का पॉजिटिव ट्रेट्स जो है वो उभर के आएंगे। पॉजिटिव ट्रेट इज क्रिएटिविटी। और अगर यही माइंड नेगेटिविटी की तरफ चला गया, वात उसका इम्बैलेंस में चला गया, तो he will land in anxiety। He won't be creative, he'll be anxious। तो वात पर्सनालिटी को अगर आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डाल दो तो बहुत एंशियस हो जाएंगे, उतावले और चिंतित। तो जो लोग ज्यादा चिंतित रहते हैं, दे आर यूजुअली
वातज. ये बहुत अलग बात है कि इसमें आयुर्वेदा में सिर्फ फिजिकल नहीं, एक ओवरऑल पर्सनैलिटी का Overall. पता चलता है. और फिर उनकी भूख देखें, एराटिक, जिसे इरेगुलर कहते हैं. किस दिन बहुत ज़्यादा खा लेंगे, बड़ी भूख लगेगी, ब्रेकफास्ट में बड़ी भूख लगी, लंच में लगी नहीं, डिनर में फिर बहुत तेज लगी, अगले दिन लगी नहीं. एराटिक बिहेवियर. एपिटाइट विल बी एराटिक. तो इसीलिए डाइजेशन भी एराटिक. जो खाया किस दिन पच गया, अगले दिन पचा ही नहीं. Stability is not a character of Vata. Irregular behavior. Irregular behavior as well as digestion as well as appetite. Okay. Because regularity आ ही नहीं सकती. Vat is means motion, always moving. और वात के बाद दूसरा कैटेगरी कौन सा रहता है? हाँ, उस पे भी आ रहे हैं. तो फिर वात के अगर स्लीप की बात करें तो स्लीप इज ऑल्सो इरेगुलर. ज़्यादातर ऐसे लोग कम सोते हैं. 5 to 6 hours of sleep is more than enough for them. If they sleep like 7 or 8 hours, their head becomes heavy. Okay. अगर वो 7-8 घंटे सो लें तो फिर ड्रीम्स, सारी रात ड्रीम्स आते रहेंगे. ड्रीम्स भी जनरली उड़ेंगे ड्रीम्स में, या फिर नाइटमेयर्स आएंगे, डर जाएंगे और एकदम पसीना और उठेंगे रात को, एक जिसे नाइटमेयर कहते हैं. फिर बात करें ऐसे लोगों की फाइनेंशियल बिहेवियर की, तो दे आर रेकलेस स्पेंडर्स. कहीं भी एकदम से खर्चा कर देंगे बिना सोचे समझे, और उसका उनको कोई वो पछतावा भी नहीं होगा कि वो मैंने खर्च दिया. बार्गेन नहीं करेंगे, एकदम खर्च देंगे. दैट्स व्हाई दे आर रोलिंग स्टोन्स. पीपल विद वेरी फ्यू फ्रेंड्स, वेरी लिटिल मनी एंड वेल्थ. क्योंकि एक जॉब में टिकते नहीं कभी भी. शिफ्टिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर. तो जब हम शिफ्ट करते रहेंगे टिकेंगे नहीं तो वेल्थ होगी नहीं. जो थोड़ी बहुत होगी वो एकदम से खर्च देंगे, सेविंग्स भी नहीं. ये इसके इम्बैलेंस्ड फैक्टर है. हाँ जी. और अगर वो बैलेंस होगा तो वो टिका रहेगा जॉब में, तो वो टिकेगा. पर जनरली उनकी टेंडेंसी ऐसी रहती है, जनरली वो ऐसी रहती है, और उनको निराशा भी नहीं होती इस चीज की. ओके. इरिटेबल बिहेवियर है बेसिकली. ह्यूमन पूरा उसका पर्सनैलिटी, उसका प्रोफेशनल लाइफस्टाइल, बहुत सी बातें हैं. तो खैर थोड़ी सी हैं, बहुत सारी चीजें. फिर उनकी पल्स देखनी होती है. पल्स मूव्स वेरी फास्ट. बहुत तेज पल्स चलती है. बीच में एक्टोपिक बीट्स आती हैं. पल्स एक आध बार मिस हो जाती है बीच में आते आते, जिसे एक्टोपिक बीट्स कहते हैं. तो इसके बाद पित्तज, पित्त पर्सनालिटी. पित्त इज फायर. फायर मीन्स अग्नि या मेटाबॉलिज्म. तो ऐसे लोगों को पहले बात करें बॉडी की, तो वातज में तो लीन एंड थिन थे, ये बैलेंस्ड हैं. ओके. बैलेंस्ड एंड अ बिट मस्कुलर. ना तो ज्यादा मोटे होंगे ना पतले, दरमियाना शरीर होगा और थोड़ा सा मस्कुलर होगा. हाइट जो होगी वो भी मीडियम. सो दिस इज अ बैलेंस्ड दोषा, थोड़ा बीच का. हाइट जो होगी वो भी मीडियम हाइट. और भूख बहुत तेज लगेगी बिकॉज फायर, जो जठराग्नि जैसे कहते हैं, वो बहुत तेज होगी ऐसे लोगों की. अगर ये खाना नहीं खाएं तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, शुगर की कमी हो जाती है शरीर में बहुत तेजी से. मतलब यू कैन नॉट कम इन बिटवीन देम एंड देयर फूड. ओके. और टाइम के बहुत पाबंद होते हैं. And they say it's very good to have, if you are an entrepreneur, it's very good to have a pitta personality in your team. पित्त का गुण होता है sharp, cutting property. You give them a difficult task, they'll get it done for you very easily. It's very good to have pitta personality in your team if you want to make your team to grow. क्योंकि इनके पास हर चीज का आंसर है. Fire is passion. They are very passionate. If they are friends, they are very passionate. They'll hold on to you very passionately. आपके लिए लड़ेंगे. लेकिन ये इनको गुस्सा देती है फिर फायर. They are very short tempered people. बहुत जल्दी गुस्सा आएगा फिर एकदम से ठंडा हो जाएगा. That is because of the fire. जो फायर अग्नि को, इनकी भूख को भी, वो इनकी माइंड को भी टेम्पर दे रही है थोड़ा सा. शॉर्ट टेम्पर्ड.
एंड दे आर वेरी गुड फोटोग्राफर्स. जहाँ पे भी, क्योंकि आग है, आग मीन्स लाइट, आग से लाइट प्रोड्यूस होगी, तो जहाँ पे भी विजुअल चीज़ें करनी हो, जिसमें विजुअल आर्ट, पेंट बनाना हो, जहाँ पे भी फोटोग्राफी करनी हो, दे आर वेरी गुड एट दैट. वातज की बात की जाए, जो पहले वातज की बात की, तो दे आर वेरी गुड डांसर्स, जहाँ पे मोशन की बात हो रही है. ओके. एथलीट्स ऑल्सो. पित्तज आर बेटर एथलीट्स बिकॉज वातज का स्टेमिना भी थोड़ा कम है. Pitta have a very good stamina and a passion, very competitive. Fire, they have that fire, so that gives them competitive nature. So Pitta make very good leaders, very good orators. Speech में कोई इनको बीट नहीं कर सकता अगर ये भाषण देने पे आए तो ये सब पित्त के गुण हैं. स्लीप इनकी दरमियानी होती है, 7 hours is enough. और सपने ये भी देखते हैं. सपनों में जनरली जैसे आप देखेंगे जलती हुई चीज़ें, वेरी विविड ड्रीम्स, कलरफुल ड्रीम्स, कलर्स. डाइजेशन बहुत स्ट्रांग है. मेन पित्तज का कैरेक्टर डाइजेशन और फायर. खाते खूब हैं, भूख खूब लगती है और पचाते खूब हैं. और फिर कफज. कफज लोग जो हैं थोड़े मोटे होते हैं, ओवरवेट पीपल. और गोल, बिकॉज ऑफ द फैट इन देयर बॉडीज. द फैट जो उनको गुलाई देता है शरीर को, गोल मटोल जिसे कहते हैं. और थोड़े से शॉर्ट हाइट है. और कफ इज वाटर बेसिकली. ओके. तो जहाँ पानी आ गया वो अग्नि कम हो जाती है, पानी जो आग को बुझा देता है. सच पीपल हैव वेरी लो डाइजेस्टिव फायर. भूख बहुत कम लगती है, थोड़ा सा खा के शांत हो जाती है भूख उनकी. और नींद बहुत ज़्यादा आती है, नींद के बहुत शौकीन है, क्योंकि आलसी होते हैं ऐसे लोग. तो 8-10 घंटे सोने के बाद भी सिर भारी नहीं होता, जितना मर्जी सो सकते हैं. बहुत डीप स्लीप आती है. स्टेमिना बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन दे नीड समवन टू मोटिवेट देम. सुबह कोई उठाए और उठ के बोले कि आप एक्सरसाइज करो, धक्का दे के कोई चलाएगा. धक्का स्टार्ट है, लेकिन एक बार स्टार्ट हो गए देन दे डोंट स्टॉप. दे कैन गो अ लॉन्ग वे. जैसा कि वो कछुए और खरगोश वाली बात है ना. तो कछुए हैं, लॉट ऑफ स्टेमिना, दे कैन गो अ लॉन्ग वे, बट दे नीड टू बी इनिशिएटेड. स्टार्ट करवाना पड़ता है इनसे. और इंटेलिजेंस की बात की जाए तो धारण शक्ति होती है बहुत. जैसे वातज में बात की जाए इंटेलिजेंस की, तो एकदम से ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी, लेकिन मेमोरी पुअर. एकदम से ग्रास्प कर लिया, फिर एकदम से भूल गए. अगले दिन आप पूछेंगे तो उनको पता नहीं है क्या बात हुई थी. पित्तज जो है वेरी इंटेलिजेंट, और कफज जो है बहुत स्लो ग्रास्पिंग पावर. स्लोनेस है इनका कैरेक्टर, स्लोली ग्रास्प करते हैं, लेकिन भूलते भी फिर बहुत स्लोली हैं. मतलब वेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है ऐसे लोगों की. एंड दे आर वेरी स्वीटनेस होती है कैरेक्टर की. अब इमेजिन कीजिए जैसे ओपरा विनफ्री या सेंटा क्लॉस. ओके. थोड़े से मोटे लेकिन वेरी स्वीट, हर किसी से दोस्ती. एंड दे विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू. फर्म है क्योंकि भारी हैं थोड़े, तो खड़े रहते हैं आपके साथ. So they say it's very good to have a kapha as your friend, not as your in your team. क्योंकि ये काम नहीं कर सकते कुछ भी, लेकिन ये खड़े रहेंगे आपके साथ. तो very good to have a kapha as your friend. Okay. तो they always stand by you. तो हम बात करें तो अब हमने देखना ये है कि कौन सी पर्सनालिटी में क्या चीज़ डोमिनेटिंग है. प्योरली वातज कोई नहीं होगा, प्योरली पित्तज भी नहीं, लेकिन थोड़े थोड़े लक्षण सबके मिलेंगे, लेकिन ज्यादा कौन सा है. और अगर कुछ ऐसी भी पर्सनैलिटीज होती है जिनमें कफ, पित्त और वात, इनमें दो डोमिनेटिंग हो. अक्सर वैसी होती हैं. जिस तरीके से आपने ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स डिस्कस किए, डिस्क्राइब किए हैं, तो इनसे जो मैं आसपास के अपने लोगों को जानता हूँ, कुछ जगह मुझे लगता है कि कुछ में किसी एक पर्टिकुलर पर्सन में कफ की प्रॉपर्टीज भी हैं और मोटा भी है, लेकिन साथ में उसका भूख वगैरह बहुत तेज है.
तो शायद कहीं उसकी बिल्कुल पित्त की प्रॉपर्टीज भी उसमें रहेंगी। बिल्कुल, हाँ जी। तो इस टाइप के ये ड्यूअल पर्सनैलिटीज होगी। ड्यूअल पर्सनैलिटीज अक्सर ऐसी ही मिलती हैं। हाँ हाँ, प्योर पर्सनैलिटीज कम मिलती हैं ओके। कि प्योर एक ही दोष की प्रधानता, ऐसा कम है। हम्म, दोनों होंगी, लेकिन दो में से कौन सा ज्यादा वो देखना होता है। और ये पर्सनैलिटी केवल हेल्दी के लिए, ओनली व्हेन यू आर हेल्दी यू कैन जज योर पर्सनैलिटी। एक बार कोई रोग लग गया तो वो रोग जो है वो डोमिनेट कर जाता है पिक्चर को, और जो हमारी पर्सनैलिटी है वो ढक जाती है। और फिर विकृति परीक्षण आ जाता है, टू एनालाइज द डिजीज। फिर हम उसकी नॉर्मल प्रकृति नहीं बता सकते। प्लस इट इज बेस्ट टू जज द पर्सनैलिटी इन अ यंग एज। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, बहुत सारी आदतें पड़ती हैं, हमारी प्रकृति चेंज होती है, तो इट्स एवर चेंजिंग। तो अगर ठीक से निर्धारण करना हो तो इट्स गुड एट प्यूबर्टी, 17-18 साल तक निर्धारण हो सकता है। प्लस एज के साथ ये चेंज होता है। चेंज हो जाता है, क्योंकि एज भी आप देखें, शुरुआती जो एज है वो कफज एज होती है हर किसी की लाइफ की। शुरू के साल जो है वो कफज है, बचपन जो है कफज। बच्चे देखिए आप बहुत स्वीट होते हैं, और उनकी स्किन आप देखें तो बहुत मॉइस्ट, किसी बच्चे की ड्राई स्किन नहीं, मॉइस्ट मीन्स वाटर मीन्स कफ। बहुत अच्छी स्किन और वेरी स्वीट, हर कोई अट्रैक्ट होता है बच्चों की तरफ, और वो स्वीट खाना पसंद करते हैं जनरली, तो वो कफ गुण है। हमारा आयुर्वेदिक में अप्रोच क्या रहता है डॉक्टर साहब की, लाइक हमें ये जो पर्सनैलिटीज को आइडेंटिफाई किया है उसके बाद इन बेसिस पे, इन कैटेगरीज पे उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। हाँ जी, हाँ जी। ये देखें, जैसे पर्सनैलिटीज़ की बात कर रहे हैं तो वैसे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ आती है। एक तो ये जो बता दी वातज पित्तज कफज, इसके अलावा भी लाइक स्वभावज है, जन्म जातज, मतलब दे आर अबाउट 6-7 टाइप्स आर देयर। बट वो जो लाइक बाय बर्थ है वो तो कभी चेंज नहीं होती है, बाय बर्थ इज देयर। बट उसके अलावा जो जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि प्यूबर्टी के बाद, और जैसे हमारी एक्वायर्ड जो है टेंडेंसीज, उनके बाद जो चेंज होती है, हमारे व्यवहार में चेंज आ रहा है, हमारे बॉडी में चेंज आ रहा है, दैट इज डिफरेंट। तो क्या ये फैक्टर्स को कम या ज़्यादा किया जा सकता है? लाइक अगर हमें लगता है कि नहीं, जैसे आपने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें टीम जो है वो अगर पित्तज हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन अगर आपकी टीम में वतज का कैटेगरी के या पर्सनैलिटी के लोग हैं, आप क्या उनको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या लाइफस्टाइल दे के उनकी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हैं? जो एक्वायर्ड है जी, वही बात कर रहे हैं, एक्वायर्ड कैन बी चेंज्ड, बट सेकंड द बेस्ट इज टू बी इन द बैलेंस, क्योंकि बैलेंस इज हेल्थ। मेन एम यही रहता है कि जो वातज है उसे हमें पित्तज नहीं बनाना, बट हमें उसको वातज को बैलेंस में रखना है। उसकी बेसिक पर्सनैलिटी वही रहेगी, लेकिन वो आउट ऑफ बैलेंस ना जाने पाए, ये एम रहता है। क्योंकि अगर आउट ऑफ बैलेंस गई तो ही विल बी मोर प्रोन टू सर्टेन डिजीजेस। जैसे कि बात करें वातज की, तो वात का स्थान है जॉइंट्स। हर एक दोष का कुछ स्थान भी बताया गया शरीर में। जॉइंट्स आर ऑलवेज मूविंग, मूविंग मीन्स वाता, जॉइंट्स वात का स्थान है। तो ऐसे लोग जॉइंट प्रॉब्लम्स के लिए ज़्यादा प्रोन रहेंगे बाद में, अगर इनका वात कंट्रोल में ना रखें शुरू से ही। प्लस एंजाइटी हो सकती है, स्लीपलेसनेस, इस तरह के डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। प्लस माल न्यूट्रिशन, कमजोरी। तो कुछ ऐसे फैक्टर। अब पित्तज की बात करें तो पित्तज विल बी मोर प्रोन टू अल्सर्स, हार्ट बर्न, एसिडिटी, आइटिस, आर्थराइटिस, जिन भी रोगों में आइटिस वर्ड आता है, इन्फ्लेमेशंस। कफज की बात करें तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे कि ओबेसिटी, डायबिटीज, इस तरह के। तो हमारी एम रहती है कि कुछ ऐसे चेंजेस लाए जाएं लाइफस्टाइल में या खाने में कि वो रोग ना होने पाए। अब मोटे तौर पे देखें तो बॉडी में स्थान जो है वो नाभि से नीचे जो है वो वायु का स्थान है। नाभि से नीचे हमारे लेग्स, टांगे, वायु, एंड देन हमारा जो पेट है दैट इज पित्तज, और जो ऊपर है यहाँ से ऊपर, छाती से ऊपर अप टू हेड, दैट इज कफज। सो इसी तरह नहाने का भी
सीक्वेंस है कि अपर बॉडी हमें मतलब कि ज़्यादा गर्म नहीं यूज़ करना है, ल्यूकवार्म, जैसे हम पहले बात की, और नीचे नाभि से नीचे जो है वो हमें गर्म यूज़ करना चाहिए, नॉर्मली ऐसा होना चाहिए, सो दैट जब हम गर्म पानी यूज़ करते हैं तो हमारी सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, ब्लड सर्कुलेशन। इसी वजह से हमें रात को सोते हुए पाँव की मालिश बताई गई है, पादाभ्यंग जिसे हम कहते हैं। उसके बाद गर्म पानी से पाँव धोने के लिए कहा गया, वो भी इसी वजह से कि हमारी जो पेरिफेरल सर्कुलेशन है, मतलब जो टांगों की है, लोअर लिम्स की, वो एनहांस होती है, अच्छी होती है सर्कुलेशन। सो इसी वजह से गर्म पानी यूज़ करने को कहा है। तो वो जो जैसे आप वेस्टर्न डॉक्टर के पास जाएं या एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, उससे पूछें कि डॉक्टर साहब अब मैं हेल्दी कैसे रहूं, तो बोलेंगे कि हेल्दी खाया करो। तो आप पूछेंगे हेल्दी क्या, तो बिल्कुल ये भी एक सवाल है, हेल्दी क्या। हेल्दी क्या, तो आंसर आता है कि जी सैलेड्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, पानी पियो बहुत ज़्यादा। लेकिन आयुर्वेद में डिफरेंट है, हम प्रकृति के हिसाब से ही बताते हैं। कुछ प्रकृति ऐसी होगी जिनको सैलेड्स अच्छे नहीं होंगे, ऐसा भी रहता है। बिल्कुल। जैसे वातज प्रकृति की बात करें, सो वी नेवर एडवाइज सैलेड्स टू अ वातज पर्सनालिटी। उससे मैं ये नहीं कह रहा कि सैलेड्स छोड़ दीजिए, बट अ बाउल फुल ऑफ सैलेड्स एवरी डे विल नॉट बी गुड फॉर अ वातज पर्सनालिटी। व्हाई? बिकॉज वात का गुण होता है रूक्ष। रूक्ष मीन्स ड्राई, तो सैलेड इज ड्राई। सैलेड इज नॉट हैविंग एनी ऑयल व्हाटसोएवर। सैलेड कह लें या कच्ची सब्जियां कह लें, कच्चे फल कह लें, they don't have any oil whatsoever. So we are increasing the dryness of the body, thereby meaning that we are increasing Vat. So Vataj personality, if he takes all these things, he'll become more and more Vataj. तो as long as he is young, तब तक उसका शरीर झेल जाएगा, लेकिन बुढ़ापा आते आते बीमारियां घेर लेंगी। इसलिए वातज के लिए हम एडवाइस करते हैं कि ऑलवेज गो फॉर कुक्ड थिंग्स rather than raw. थोड़ा सा तेल में फ्राई कर लें, लाइट फ्राई, नॉट डीप फ्राइड बट लाइट फ्राई हर चीज को। जैसे सैलेड ही खाने की इच्छा है तो लाइट फ्राई करके फिर खाया जाए। प्लस टेस्ट की बात करते हैं, हर एक दोष को टेस्ट बताया जाता है, मधुर, अम्ल और लवण, स्वीट, सार एंड सॉल्टी। ये तीन टेस्ट वातज प्रकृति के लिए अच्छे हैं। So he should always eat sweet things, sour things और salty things. But sweet में फिर ये नहीं कि chocolates खाना शुरू कर दी। Sweets means natural sweets. Natural sweets means fruits, fruit juices, honey, jaggery, ये सारे natural sweets हैं, plus milk. लेकिन वातज का जैसे हमने पहले बात की कि digestion is not good, तो भारी चीज़ें नहीं लेनी है वातज ने, कि ढेर सारा घी खा लिया या दूध पी लिया बहुत तेज मलाई वाला। इन्होंने कम खाना खाना है, टाइम से खाना है बिल्कुल, क्योंकि रेगुलरिटी इनकी प्रॉपर्टी नहीं है, तो रेगुलर रहना है इन्होंने। खाना बिल्कुल रेगुलर पीरियड पे खाएं और भूख से कम खाएं थोड़ा। जितनी भूख 100% भूख है तो 75% खाएं, 25% खाली छोड़ दें पेट। ऐसी कुछ चीज़ें फॉलो करनी होती हैं। पित्तज की बात करें तो भूख बहुत तेज़ है तो वो खा सकते हैं भारी चीज़ें, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स या दही, दूध, ये सब कुछ भारी चीज़ें वो ले सकते हैं। तो उनके लिए टेस्ट की बात करें तो मधुर, तिक्त और कषाय, स्वीट, बिटर एंड एस्ट्रिंजेंट, ये तीन टेस्ट उनके हैं। ओके। स्वीट तो हम सब जानते ही हैं। बिटर एंड एस्ट्रिंजेंट मीन्स जो कच्चे सब्जियों, कच्चे सैलेड्स का टेस्ट होता है, कसाला टेस्ट, वो पित्तज के लिए बहुत अच्छा है। तो पित्तज कैन ऑलवेज गो फॉर सैलेड्स एंड रॉ वेजिटेबल्स। तो ये ऑपोजिट आ गया दोनों का। रही बात कफज की, कफज की भूख वैसे ही बहुत कम है, तो उन्होंने कम खाना खाना है, भारी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी। और कटु, तिक्त, कषाय, पंजेंट, एस्ट्रिंजेंट एंड बिटर, ये तीन टेस्ट उनके लिए हैं। पंजेंट या कटु मीन्स जो थोड़ी सी मिर्ची वाली चीज़ें होती हैं, बट उसका ये मतलब नहीं कि बहुत तेज़ मिर्ची खाना शुरू कर दी। थोड़ी सी गर्म चीज़ें जैसे कि अदरक, हल्दी,
ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी हैं उनके लिए। और दूध वगैरह बहुत कम, दूध या दही, प्लस पानी कम, क्योंकि दे हैव अ वाटर रिटेनिंग प्रॉपर्टी। उनके शरीर पानी को एकदम रोक लेता है अंदर, तो अगर ज़्यादा पानी पिएंगे तो खराब होगा काम। तो यहाँ भी एक डिफरेंस है, पित्त वाला ज़्यादा पानी पी सकता है, वात वाला पी सकता है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें हैं। और पित्त वाले जो हैं दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ पैशन, लॉट ऑफ मोटिवेशन, सो दे नीड टू चिल आउट इन लाइफ, उनको रिलैक्स होना पड़ेगा थोड़ा सा। कफज वाले को थोड़ा मोटिवेशन लानी पड़ेगी अंदर, मोटिवेशनल क्लासेस ज्वाइन करो और एक्सरसाइज करो खूब, बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ स्टेमिना टू एक्सरसाइज। स्टेमिना बहुत ज़्यादा उसका यूज़ करो कफज। पित्तज वाले ऑलरेडी बहुत, जितने भी एथलीट्स हैं, जितने भी आर्मी पर्सन्स हैं, सर्जन्स हैं, द पैशन, कटिंग प्रॉपर्टी, ये सारे पित्तज हैं। दे हैव लॉट ऑफ पैशन फॉर लाइफ। तो उस पैशन में क्या वो बर्न आउट हो जाते हैं जल्दी, दे हैव अ टेंडेंसी टू बर्न आउट। इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स लें, छुट्टियाँ लें, थोड़ी सी ठंडे इलाकों में घूमने जाएं, सी बीचेस पे जाएं, पहाड़ों में जाएं। लेकिन कफज वाले ऑलरेडी ठंडे हैं, वो पहाड़ों पे ना जाएं, थोड़े से गर्म इलाकों में जाएं। और पित्तज वाले ऑलरेडी इतना, जितने भी आप देखें जिम में भीड़ लगा के जो बहुत ज़्यादा जिमिंग करते हैं, दी पित्ता, थोड़ा सा उसको कम करें, मतलब थोड़ा सा रिलैक्स डे आउट लें। और वातज जो है उनका स्टेमिना बहुत कम है, इसलिए वो ज़्यादा स्टेमिना वाली चीज़ें ना करें, धीरे धीरे बिल्ड करें स्टेमिना। लाइट योगा बहुत अच्छा वातज के लिए, लाइट योगिक पोस्चर्स, मेडिटेशन बहुत अच्छी है वातज के लिए, क्यों? क्योंकि माइंड हर वक्त चल रहा है, घूम रहा है, तो मेडिटेशन करें। कफज वाला अगर मेडिटेशन करेगा वो सो जाएगा बीच में। अच्छा, ये भी प्रॉब्लम तो कफज का माइंड वैसे ही शांत है थोड़ा, वो थोड़ा एक्टिविटी की तरफ बढ़े। पित्तज वाला एक्टिविटी थोड़ी कम कर दे और वातज जो है वो लाइट एक्टिविटी करे। तो ये छोटे छोटे प्रिंसिपल्स हैं, इन पे डिटेल पे तो खैर पर्सनली ही बात हो सकती है। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ एक आप लोगों ने बताया है आज की। 3 ब्रॉडर कैटेगरीज में, जैसे डॉक्टर गुलेरिया कह रहे हैं कैटेगरीज और भी हैं, बट ब्रॉडर कैटेगरीज ये 3 हैं, और इन 3 से आप अपना एक तो पर्सनैलिटी टाइप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और किस तरीके का लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए, आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल। और ये जो आपके फैक्टर्स हैं, इज नॉट ओनली हेल्थ रिलेटेड, ये आपका जनरल लाइफ में, आपके रिलेशंस में, आपके वर्क का एनवायरनमेंट में, आपके प्रोफेशन में, सभी जगह हेल्पफुल होने जा रहे हैं। बिल्कुल, हाँ जी। So this was a very interesting discussion we had with you, and we thank both of you for getting some time for the हिम समाचार न्यूज़ पोर्टल, and we wish हम दोबारा किसी और इसी तरीके से इंटरेस्टिंग टॉपिक पे एक और डिस्कशन करेंगे, and thank you so much. Thank you. It was a pleasure to be on this discussion.